अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। और इसको जो है हमने थोड़ा सा एएलपी सिलेबस के लिहाज से देखना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ एएलपी सिलेबस ही आएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो आ नहीं सकता है। इसके अलावा बी यानी कि एएलपी सिलेबस के अलावा भी आ सकता है, लेकिन हम इसको फिर भी जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जो है वो यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसको हम एएलपी सिलेबस के मुताबिक देखेंगे। हाँ, लेकिन कुछ एरियाज को जो कि एएलपी में नहीं है उनको थोड़ा बहुत टच जरूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो होमोस्टेसिस के बारे में कि होमोस्टेसिस की डेफिनेशन है। होमोस्टेसिस क्या कहता है कि homeostasis may be defined as the maintenance of the internal condition of the body at equilibrium despite changes in the external environment। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की इंटरनल कंडीशन का इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहना, हालांकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रही हो, ये जो फिनोमेना होता है इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। मतलब कि इंटरनल कंडीशंस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहें, चाहे जितना मर्जी बाहर टेम्परेचर कम ज्यादा या कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कंडीशन है वो कम या ज्यादा हो रही है, उसके बावजूद इंटरनल जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, तो ये फिनोमेना जो कहलाता है homeostasis। For example, the core temperature of the human body remains at the 37 degrees Celsius despite fluctuation in the surrounding air temperature। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप बात करते हैं कि ह्यूमन की बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है, कोर यानी कि जो इंटीरियर साइड का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि बाहर का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी हो, उसके बावजूद हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन द कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह क्या होता है कि आप जितनी मर्जी चीनी या कार्बोहाइड्रेट ले लें, उसके बावजूद आपके ब्लड के अंदर क्या होता है कि 1 ग्राम पर लीटर ही कार्बोहाइड्रेट रहता है। Body cells need the internal environment in which the condition do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of the enzyme. The following are the some process of the hemostasis। नंबर वन है इसमें बेटा ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, blood and the tissue fluid। We know that the relative amount of water and salt in the body fluid and inside the cell controlled by the process of the diffusion and osmosis, which are essential for the functioning of the cell। Recall the concept of the tonicity from the ये यानी कि अलग से है। अब कहता है कि आमतौर पर ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का मेंटेन रहना उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन से मुराद क्या है कि टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर का मेंटेन रहना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल टेम्परेचर के लिहाज से। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। द एंजाइम ऑफ द बॉडी वर्क बेस्ट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर मेन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो कहता है कि हमारी बॉडी के तमाम जो एंजाइम होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम या ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ द होमोस्टेसिस इन विच द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। कहता है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ताकि इंटरनल कंडीशंस को नॉर्मलाइज रखा जा सके, बॉडी के अंदर जो वो वेस्ट मटेरियल स्टोर ना हो सके। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। कैप्शन है, कहते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी। यानी कि किसी भी किस्म का वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान बने और बॉडी को हार्म करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा होम्योस्टेसिस इन प्लांट। कहते हैं प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट, homeostasis। They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemical जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मटेरियल। अब कहते हैं कि जो प्लांट होता है वो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को एक्सटर्नल कंडीशन के लिहाज से बहुत सी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब वो इंटरनल कंडीशन क्या हो सकती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनियस मटेरियल वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो है रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कि प्लांट अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करता है। कहते हैं इन द डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। एट नाइट
it is surplus because there is no utilization of the carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by diffusion in the leaf and the young stem. Carbon dioxide escape through the stomata. अब कहता है कि दिन के वक्त जो है वो प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, और जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड वो पैदा करते हैं उसमें इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, क्योंकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। अब रात के वक्त जो होता है वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है रात के वक्त, और रात के वक्त जो है वो कोई भी कहते हैं कि रात के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, तो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज में एक्स्ट्रा हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोमेटा के जैसे बाहर निकाल दिया जाता है। इन द यंग root, carbon dioxide diffuses through the general root surface, especially through the root hairs. Oxygen is produced in the mesophyll cells during the daytime as a byproduct of the photosynthesis. After its utilization in the cellular respiration, leaf cells remove the extra amount of the oxygen through the stomata. अब कहते हैं अगर आप रूट्स की बात करें तो जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो कार्बन डाइऑक्साइड को करती हैं डिफ्यूज करती हैं अपनी सॉइल के साथ, यानी कि अब रूट के इर्द गिर्द जो सॉइल होती है उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज करती हैं। इसी तरह क्या होता है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के नतीजे में म्यूकोफिल सेल्स में, वो भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या होती है बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा आपके पास वो है रिमूवल ऑफ वाटर है। जो रिमूवल ऑफ वाटर की अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ water में सबसे पहले we know that the plant obtain water from the soil and it is also produced in the body during the cellular respiration। ठीक है, अगर आप वाटर की बात करें तो प्लांट जो है वो पानी कब बनाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। प्लांट आल्सो स्टोर a large amount of water in their cells for the turgidity, और प्लांट क्या करते हैं अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पानी भी इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में टर्जिडिटी आ जाती है। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बाय प्लांट बॉडी बाय द ट्रांसपिरेशन। एक्स्ट्रा पानी जो प्लांट की बॉडी से ट्रांसपिरेशन की वजह से रिमूव हो जाता है। कहते हैं कि एट द नाइट ट्रांसपिरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। इफ एट द नाइट ट्रांसपिरेशन कहते हैं कि if there is a high water content in the soil, water enter the root and is accumulated in the xylem vessel. Some plants such as the grasses forces this water through the special pore present at the leaf tip or edges and form drop. The appearance of the drop of the water on the tip of the edges of the leaf is called guttation। ठीक है, अब क्या होता है कि रात के वक्त जो होता है वो मोस्टली प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। जब रात के वक्त ट्रांसपिरेशन नहीं होती तो फिर रात के वक्त क्या होता है कि रात के वक्त जो है वो जो भी पानी प्लांट की रूट के जरिए से एक्स्ट्रा जाइलम वेसल में एक्यूमुलेट हो जाता है वो रात के वक्त जो है वो लीफ की टिप वगैरह या एजेस वगैरह से वो पानी बाहर निकल आता है। जैसा कि आपको नीचे यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया जा रहा होगा कि ये लीफ की टिप से पानी जो है वो साइडों से पोर्स के जरिए से क्या होगा बाहर आ गया है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम गटेशन कहते हैं। तो ये फिनोमेना गटेशन कहलाता है और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में भी जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट जो किस तरह से रिमूव होते हैं। कहता है कि प्लांट डिपोजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल इन द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ द मैनी प्लांट जैसे कि टोमेटो के अंदर। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि बहुत से प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स को डिपोजिट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये टोमेटो का प्लांट इसने क्या किया है, ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स है कैल्शियम ऑक्सलेट के वो डिपोजिट होकर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मोस्टली टोमेटो के पौधे के अंदर क्या होता है एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर एक्ट करता है। इस तरह बेटा ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन लिखता है एक ये कैप्शन के अंदर, ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और इस तरह गटेशन और उनकी जो है और ड्यू में डिफरेंस लिखता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ड्यू। तो कहते हैं गटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द ड्यू व्हिच कंडेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑनटू द प्लांट सरफेस। अगर आप ड्यू की बात करें तो ड्यू जो होता है ये गटेशन नहीं है। गटेशन में तो ये हमने पढ़ा था ना कि प्लांट के जो लीफ होते हैं उनके किनारों से पानी निकले तो वो गटेशन होता है। लेकिन अगर रात के वक्त ओस पड़े यानी कि एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी कंडेंस होकर फिर पौधे पे गिरे तो फिर ये क्या कहलाती है ड्यू कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास यहाँ पर
वो तो एक और कैप्शन लिखता है, कहता है कि द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल, इफ द लीफ आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज अ हार्मलेस क्रिस्टल इन द लीफ। ठीक है, कहता है कि अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी पतझड़ का मौसम आता है, पत्ते झड़ने का मौसम आता है, तो बहुत से प्लांट अपने लीफ को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। क्यों अलग करते थे? क्योंकि वो अपने जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं पूरे साल के, वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को पहले वो किसमें जमा करते रहते हैं, लीव्स के अंदर, और जब सीजन आता है तो वो लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं। जब लीव को शेड ऑफ कर देते हैं तो सारे के सारा कितना भी कैल्शियम ऑक्सलेट इस तरह के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्लांट की बॉडी से क्या रहती हैं, अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर वो लीव प्लांट की बॉडी से अलग ना भी हो तब भी ये कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में, हार्मलेस फॉर्म में जो है वो लीव में पड़ा रहता है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो मजीद मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में लिखता है, कहता है कि इन ट्री which shed their leaves yearly, the excretory products are removed from the body during the leaf fall. Other waste material that are removed by the some plants are the resin by the conifers, gum by the kicker, latex by the rubber plant, and mucilage by the carnivorous plant and the ladyfinger. तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर लिखता है कि आमतौर पर जो प्लांट होते हैं वो हर साल जो है वो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, तो अपने पत्तों को झाड़ते तो वेस्ट मटेरियल अलग होता है। इसके अलावा बहुत से प्लांट जो है वो रेजन प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट मटेरियल के तौर पर, गम प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट मटेरियल के तौर पर, और लेटेक्स और म्यूसिलेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, नेक्स्ट जो है बेटा यहाँ पर आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। वैसे तो ये आपकी एएलपी सिलेबस के अंदर जो है वो फिलहाल जो मैंने नहीं डाला हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं हुआ, ये बोर्ड के एग्जाम में इसमें से लॉन्ग भी आया हुआ, शॉर्ट भी आया हुआ, इसलिए बेटा इसको आप जो है वो थोड़ा सा, हालांकि ये एएलपी में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बेटा आप इसको एक मरतबा देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक छोटे से लेक्चर के अंदर एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा लेक्चर लेंथी ना होने की वजह से बेटा मुझे यानी कि मैं एएलपी सिलेबस के मुताबिक ही करवा रहा हूँ। लेकिन ये आपने बेटा फिर भी, क्योंकि ये क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप बेटा इसको एक मतलब देखोगे, बहुत आसान है, आसानी के साथ हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको एक मतलब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखता है, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू लेस सॉल्यूट कंसंट्रेटेड टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है कि ऑस्मोसिस से मुराद क्या होता है, कि वाटर का लेस सॉल्ट वाले एरिया से ज्यादा सॉल्ट वाले एरिया की तरफ, या लेस सॉल्यूट वाले एरिया से ज्यादा सॉल्यूट वाले एरिया की तरफ मूव करना, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस है, तो होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस के अंदर बेटा ये वाला जो टॉपिक है, ये वैसे तो आपके उसने एलपी में लिखा हुआ, लेकिन आसानी के साथ ये समझ आने वाला कि इंसान होमोस्टेसिस जो वो 3 तरह से करता है, लंग्स के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर जो है वो 10 में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो है स्किन के जरिए से भी ह्यूमन जो है वो होमोस्टेसिस करते हैं, और किडनी के जरिए से भी जो है वो होमोस्टेसिस करते हैं। ठीक है, स्किन के जरिए से होमोस्टेसिस कैसे होती है कि स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो बाहर वाली लेयर होती है, और जो डर्मिस होती है ये इंटीरियर लेयर होती है, और डर्मिस के अंदर फिर ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व, वेंडिंग, स्वेट ग्लैंड, पसीना पैदा करने वाली ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, हेयर्स, फैट्स, ये सारे के सारे डर्मिस के अंदर होते हैं। तो बैरूनी लेयर होती है एपिडर्मिस, और बैरूनी लेयर से नीचे वाली जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है। डर्मिस में ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, और आमतौर पर जो हमारी स्किन होती है ये क्या करती है, ये मोस्टली गूज बम्प्स के जरिए से जो वो वार्म एयर का एक ब्लैंकेट जो वो ट्रैप कर लेते हैं स्किन के गिर्द, और जब ये वार्म एयर का ब्लैंकेट जो स्किन की ट्रैप होता है तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, कहता है कि सिमिलरली स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन द स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेस बॉडी हीट escapes to the evaporation, metabolic waste such as excess water, salt, urine, uric acid are also removed by the sweat। ठीक है, और नेक लंग्स भी जो होता है ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास एएलपी सिलेबस में जो चीज इंक्लूड है वो है यूरिनरी सिस्टम है ऑफ द ह्यूमन। कहता है secretory system of the human is also called urinary system। ठीक है, डेफिनेशन भी यही है, it is a form of the number one pair of the kidney, नंबर 2 a pair of the ureter, a urinary bladder and urethra। आमतौर पर क्या होता है कि एक ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, और एक क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जो बॉडी से बाहर रिमूव होता है बाय द यूरेथ्रा के जरिए से। ठीक है, कहता है कि kidney filter blood to produce urine, and the uterus carry urine from ureter carry urine from the
kidney to the urinary bladder. The bladder temporarily stored urine until it is released from the body. Urethra is the tube that carry urine from the urinary bladder to the outside of the body. ठीक है, तो आमतौर पर जो यूरिन होता है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? किडनी में। किडनी के बाद वो यूरेटर में आते हैं, यूरेटर से ब्लैडर में, ब्लैडर से बॉडी से बाहर स्केप आउट उसको जो है वो करवा दिया जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में कि किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। यहाँ पर जो है वो हमने इसको थोड़ा डिस्कस करना है, ये भी एलपी में इंक्लूड है। तो कहते हैं किडनी आर द डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन होता है। ईच किडनी का जो साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है एंड 4 सेंटीमीटर थिक होती है, मोटी होती है। एंड वेट होता है उसका 120 ग्राम। कई बुक में जो 20 ग्राम लिखा हुआ है लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है 120 ग्राम ही है। कहते हैं दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक ऑफ द वॉल ऑफ द डोमिनेंट कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। और आमतौर पर क्या होता है, ये हमारी कमर वाली साइड पर होता है डोमिनेंट कैविटी के अंदर, और इसकी जो साइड होती है वो टिबियल कॉलम की तरफ होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय एट लीस्ट 2 रिब, और इसको आखिरी 2 रिब प्रोटेक्ट करती हैं। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन द राइट, और जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर होती है राइट के मुकाबले में। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, जो कनकेव साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को फेस करती है। देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। कहता है कि दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू व्हिच ureter leave the kidney and other structure including the blood vessel, lymphatic vessel and nerve vessel enter and leave the kidney। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन। अब अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखें तो इसमें 2 रीजन होते हैं। renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark red color. Renal medulla is the inner part of the kidney and is pale red in the color। ठीक है, अब क्या है कि जो आउटर पार्ट होता है वो renal cortex कहलाता है और जो इनर पार्ट होता है वो renal medulla कहलाता है। ठीक है, और दोनों के कलर में काफी डिफरेंस होता है। आउटर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है और इनर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम डार्क होता है, रेड। कहता है कि रीनल मेडुला की बात करें, रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ द सर्वल कॉन शेप एरिया कॉल्ड रीनल पिरामिड। अगर आप रीनल मेडुला को गौर से देखें तो रीनल मेडुला के अंदर यहाँ पर इस तरह से ये कॉन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन कॉन शेप स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रीनल पिरामिड कहते हैं। तो ये जो जितने भी कॉन शेप स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे रीनल पिरामिड कहलाते हैं। रीनल पिरामिड projected into a funnel shaped cavity called pelvis which is the base of the ureter। और ये सारे की सारे जो पिरामिड्स हैं, ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे पिरामिड जो वो एक ही बेस पर आकर खुलते हैं और उसको कहते हैं हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये बेटा डायग्राम जो आपने बनानी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता हुआ है व्हाट इज द नेफ्रॉन, ये उसके ऊपर डिटेल उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। एक किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है या किडनी जिस चीज से मिलकर बनी होती है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। कहते हैं देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, अगर आप नेफ्रॉन को गौर से देखें, यहाँ पर उसने दिखाया हुआ है कि किडनी के अंदर बेशुमार नेफ्रॉन होते हैं और एक नेफ्रॉन को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। किडनी के नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है रीनल कॉर्पसल, और ये जो पूरे के पूरा जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो सबसे पहले कहता है कि द रीनल कॉर्पसल इज नॉट ट्यूबुलर एंड हैज 2 पार्ट ग्लोमेरुलस एंड द वुमेन कैप्सूल। ठीक है, अगर आप देखें गौर से तो जो रीनल कहते हैं कैप्सूल होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे। नंबर 1 जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस और नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है आपके पास, वुमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स होते हैं किडनी के अंदर जो कि रीनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। अब कहते हैं कि glomerulus is a network of the capillaries while the woman capsule is the cup shaped structure that encloses the glomerulus। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर उस सेंटर में पार्ट है, ये आपके पास क्या है, खून की नाली होती है ग्लोमेरुलस, और इसकी साइडों पे जो पार्ट होता है क्या कहलाता है आपके पास, वुमेन्स कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, कहता है कि द रीनल ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द वुमेन कैप्सूल। इट फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेक्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड यू शेप एंड इट इज द कॉल्ड द लूप ऑफ हेले एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें
ये जो आपके पास रीनल ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें जो आपके पास स्टार्ट होता है पार्ट फौरी तौर पर रीनल कॉर्पसल के बाद वो क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसके बाद जो है वो आपके पास क्या आता है, लोब ऑफ हेले। लोब ऑफ हेले में दो पार्ट है, डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे आती है वो डिसेंडिंग लोब ऑफ हेले होती है, जो नीचे से ऊपर जाती है वो असेंडिंग लोब ऑफ हेले। और लोब ऑफ हेले के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, कहता है कि द नेक्स्ट portion of is the U shape and it is called the loop of Halley. The last portion of the renal tubule is the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule of the many nephron open in a single collecting duct. Many collecting duct joined to form a several hundred papillary duct which drain into the renal pelvis. ठीक है, और क्या होता है कि जो बकाया की तमाम कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, पैपिलरी डक्ट्स को बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर बेटा एक चीज लिखी हुई है, कैप्शन है साइड पे, अब आप देखिएगा। कहते हैं द ग्लोमेरुलर, द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस अराइजेस फ्रॉम द एफरेंट, ए डबल एफ ई आर ई टी, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड जॉइंट फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नालियां खून को लेकर आती हैं टूवर्ड्स द ग्लोमेरुलस वो एफरेंट होती है, ए वाली एफरेंट, और जो नालियां खून को यहाँ से बाहर लेके जाती है वो इफरेंट होती है, ई वाली इफरेंट। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो है वो आपके पास है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। कि किडनी जो बेसिकली जो है वो काम किस तरह से करती है, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी के लिए। तो सबसे पहले इसके 3 पॉइंट्स बनेंगे, प्रेशर फिल्ट्रेशन है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन है, और फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन है। ठीक है, The main function of the kidney is the urine formation. Kidney का main function urine formation होता है, which takes place in the 3 steps में होता है। The first step is the pressure filtration. When the blood enter the kidney with the renal artery, it goes to the many arterioles and then to the glomerulus. The pressure of the blood is very high, and so most of the water, salt, glucose, urea of the blood is forced out of the glomerular capillary. This material passes into the woman's capsule and is known as now called as the glomerular filtrate। ठीक है, अब क्या होता है कि बाहर से जब खून आता है, ठीक है, तो वो रीनल आर्टरी के जरिए से होता हुआ आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल से होता हुआ फिर ग्लोमेरुलस में आता है। तो जैसे ही ब्लड बहुत तेजी के साथ इसमें से मूव कर रहा था ग्लोमेरुलस में, तो प्रेशर ज्यादा हाई होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरी है उसमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड सारे के सारे निकल जिसमें चला जाता है इस कप शेप वूमेन कैप्सूल के अंदर वो चला जाता है। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट जो है आपके पास जो चीज बनती है, यानी कि जब ये फिल्ट्रेशन हो जाती है, यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट निकल जाता है, तो जो चीज बनती है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। सेकंड स्टेप है, द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillary surrounding the renal tube. It occurs through the osmosis, diffusion, and active transport. Some water and most of the glucose is absorbed from the proximal convoluted tubule. Here the salt are reabsorbed by the active transport, and then water followed by the osmosis. The descending limb of lobe of Halle allow the reabsorption of the water, while the ascending limb of lobe of Halle allow the reabsorption of the salt। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, यहाँ से क्या होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो होती है वो किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो देखने को मिलती है। कहता है कि द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड यानी कि जो लास्ट में कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो भी क्या करती है, पानी को रीअब्जॉर्ब करती है। और थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन। कहता है कि डिफरेंट आयन जैसे कि कैरेटीन है, यूरिया है, आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब। दिस इज डन बाय टू मेंटेन द ब्लड एट द नॉर्मल पीएच, जैसे कि 3.5 से लेके 7.45। ठीक है, तो 7.35 से 7.45 जो ये नॉर्मल पीएच है किसकी, ब्लड की, और ये अक्सर जो है पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास वो लिखता है, कैप्शन है, द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरी बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज। कहते जो ब्लड सेल बड़ी प्रोटीन होती है ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होकर बाहर नहीं आती क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट वो लिखता है और कैप्शन, द एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज 1% of the originally filtered volume. The typical volume of the urine produced by the average adult is 1.4 liter per day। और अभी हमने पूरा पढ़ा कि जितनी भी चीज होती है
जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है उसमें से 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 1% ही होता है जो किसमें अगर चेंज होता है, यूरिन के अंदर चेंज होता है। और एक बंदे में एक दिन में कितना यूरिन बन सकता है, 1.4 लीटर पर डे के करीब जो है वो यूरिन बन सकता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बेटा, ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन भी थोड़ी सी इसी में ही आती है कि यूरिन की कंपोजिशन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू जिसमें से पूछ देता है टेबल में से। तो वाटर जो होता है वो 95% होता है, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड 1.87 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम 0.750 ग्राम पर लीटर, और अदर जो आयनर कंपाउंड होते हैं वो वेरिएबल होते हैं उनकी अमाउंट। ठीक है, यूरिन की एक डेफिनेशन लिखता है, कहता है कि आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज द urine. It move into the collecting duct and then into the renal pelvis. ठीक है, तो जब ये ऊपर वाले तीनों स्टेप यानी कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट में जो भी हमने पढ़ा था ट्यूबुलर सेक्रेशन, जब ये तीनों स्टेप पूरे कंप्लीट होते हैं तो चीज बकाया बच जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वो है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी है। ठीक है, तो कहता है कि ऑस्मोरेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट इन द ब्लड and the other body fluid. Kidney play important role in the osmoregulation by regulating the water content of the soil. It is an important process as excessive loss of water concentrate the body fluid where the excess intake of water dilute them. ठीक है, तो आमतौर पर क्या करता है कि जो osmoregulation होती है इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है पानी और साल्ट की वो बॉडी फ्लूइड में क्या रहती है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी की रेगुलेशन में। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर, जब हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर जो है वो जब ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो पानी जो है वो जब हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी किडनी रिमूव करती है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पानी कम हो जाए तो फिर उस वक्त जो है पानी को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो जब पानी कंजर्व हो रहा है तो उसका कंसंट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी रिलीज करती है, और जब पानी जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लडेड होता है, ज्यादा होता है, तब डाइल्यूट यूरिन जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब दो तरह के यूरिन की फॉर्मेशन होती है, एक होता है हाइपोटोनिक यूरिन और एक होता है हाइपरटोनिक। सबसे पहले हाइपोटोनिक की हेडिंग है, फिर हाइपरटोनिक की है। व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। For this purpose, kidney filtrate more water from the glomerular capillary into the woman's capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of the body fluid to the normal. ठीक है, अब जब क्या होता है कि जब हाइपोटोनिक यूरिन बनता है तो हाइपोटोनिक यूरिन जिस वक्त बन रहा होता है तो उस वक्त जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी होता है मौजूद। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के सेल्स में ज्यादा पानी होता है तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे जो ग्लोमेरुलस होता है उससे ज्यादा पानी फिल्टर होकर लूमेन कैप्सूल में रहता है, और जो उससे फिर यूरिन बनता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है और उसमें साल्ट कम होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। When there is a shortage of water in the body fluid, kidney filter less water from the glomerular capillaries and the rate of reabsorption of the water is increased. Less filtrate and more reabsorption produces a small amount of the concentrated urine. It increases the volume of the body fluid to the normal. This whole process is under hormonal control. आमतौर पर क्या होता है कि जब हाइपोटोनिक यूरिन बनता है वो कब बनता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो, तो किडनी क्या करते हैं कि लेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को जो है वो रिलीज करते हैं। जब लेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिलीज होता है तो क्या किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर पानी को कंजर्व किया जा सके। और इस सिचुएशन में जो यूरिन बनता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और पानी कम हो जाता है। ये सारे सारा फिनोमेना जो है वो किसके कंट्रोल में होता है, हार्मोन के कंट्रोल में। तो बेटा एएलपी के सिलेबस के मुताबिक जो है वो आपका यहाँ तक ही सिलेबस है। लेकिन ये जो डिसऑर्डर ऑफ किडनी है, जैसा कि आपके पास है किडनी स्टोन है और ये लिथोट्रिप्सी की डेफिनेशन है, और इसी तरह से बेटा ये आपके पास जो आगे यानी कि ये जो कुछ अब्दुल नासर फराबी है
और किडनी फेलियर है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, डायलिसिस की किस्में भी काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने ये एएलपी सिलेबस में नहीं डाली हुई है। तो ये मे भी पॉसिबल है बेटा, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पास में प्रीवियस क्लासेस में भी आया हुआ है। तो ये बेटा अब भी इनमें से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैं आपको यही कह रहा हूँ बार बार कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एएलपी सिलेबस को ही करें, उसके अलावा आप और जो एएलपी में चीजें इंक्लूड नहीं है उसके अलावा भी आप चीजों को एक मरतबा जो है जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एएलपी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है और वो इम्पोर्टेंट और पेपर में वो अक्सर आए भी हुए हैं, ठीक है। तो बेटा तब ये यहाँ तक जो है वो आपका चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 10 भी आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा और यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। बकाया बेटा मजीद जो आगे वाले लेक्चर्स होंगे उनके लिए जो है वो हम बाद में जो एक अलग से वीडियो साथ साथ बनाते जाएंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।